Hello friends, welcome back to my channel. This is Steffi Aroda. I hope you all are fine. तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे एमसीक्यू जो इंडियन इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ आपके जो है कुछ टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। सो फर्स्ट एमसीक्यू है विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू इंडियाज जीडीपी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसने ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया की जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। सो फर्स्ट ऑप्शन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस या ट्रेड। तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर ने जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। एज वी नो मोर देन 50% जो है उस टाइम पे इंडिया की जीडीपी में एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता था ब्रिटिश रूल के दौरान। सो सेकंड एमसीक्यू, व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द स्टेग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल। सो जो हमारी इंडियन ग्रोथ थी ब्रिटिश रूल के दौरान जो स्टेगनेंट थी, स्टेगनेंट मतलब ना के बराबर एक जगह ठहरी हुई, जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर थी ब्रिटिश रूल के दौरान, उसका मेजर कारण क्या था। क्या उस टाइम पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ कम थी? तो मुझे नहीं लगता ये कारण था, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी फिर भी अच्छी थी, तभी तो हमारा एग्रीकल्चर आगे था, राइट। मॉडर्न नहीं थी हम ये बोल सकते हैं, बट वी कांट से कि लैक थी। नेक्स्ट, हाई लैंड रेवेन्यू सिस्टम। सो ये कुछ पॉइंट लग रहा है कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो ज़मींदारी सिस्टम था उस टाइम पे, क्या इसके कारण हमारी इंडियन एग्रीकल्चर स्टेगनेंट थी। एज इट इज़ सेम ऐसे ही लाइन आपको बुक्स में मिल जाएगी कि इंडियन एग्रीकल्चर का स्टेगनेंट होने का मेन कारण जो है वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम ही है। नेक्स्ट ऑप्शन है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो कि उस टाइम पे नहीं थी, हमें भी पता है। नेक्स्ट आ जाएगा इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो स्टैग्नेंट क्यों होगी इंडियन एग्रीकल्चर? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन सेकंड, दैट इज़ लैंड रेवेन्यू सिस्टम उस टाइम पे काफ़ी हाई था। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़ इन इंडिया। सो जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी, मतलब ब्रिटिशर्स जो भी नई नई पॉलिसीज़ हमारी इंडिया में लॉन्च कर रहे थे, उसका मेजर कारण क्या था। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, क्या वो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ चाह रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, क्या वो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना चाहते थे। नेक्स्ट इज़ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्स, क्या वो हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं या हमारे इंडियंस को वेलफेयर के लिए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो ब्रिटिशर्स आए थे हमारे यहाँ पे, उनका मेजर जो मेन रीज़न था हमारे इंडिया को एक्सप्लॉइट करना, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना ही था। तो अगर मैं इन सभी ऑप्शन में से देखूं, सो करेक्ट ऑप्शन इसका सी बनता है कि हमारे इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का उसका जो है मेन पर्पस था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है 51 to 56 वाला, उसका मेजर फोकस किस पे था। तो जब भी 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए थे, फर्स्ट मेजर फोकस, फर्स्ट प्लान का मेन मोटिव एग्रीकल्चर था और सेकंड का था इंडस्ट्रीज़। तो मेन सबसे पहला फोकस जो है एग्रीकल्चर पे किया गया था। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, राइट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे आपको एमसीक्यूज़ देखने हैं। मैंने थोड़ा सिंपल, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स वाले दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इन्वॉल्व किया है, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग बस मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम टॉपिक्स भी कवर हो जाए, सब कुछ कवर हो जाए। तो वीडियो अच्छी लग रही हो, ऐसी वीडियोस अगर आप चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो, वीडियो को लाइक आप कर सकते हो, और कोई वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, राइट। तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, उसने इंडस्ट्रीज़ को कितनी कैटेगरीज़ में बांटा था, 2, 3, 4 या 5। सो इसमें 3 कैटेगरीज़ में बांटा गया था, दैट इज़ शेड्यूल ए, बी एंड सी। ए में थी सारी पब्लिक, बी में थी प्राइवेट, और सी में जो दोनों में नहीं आई वो तीसरी कैटेगरी में आ गई थी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएगा द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन फोकस क्या था? इतना सिंपल क्वेश्चन, मुझे लगता है बच्चों को भी आता होगा 6th 7th के। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरी क्रांति लाना। हरी क्रांति कैसे आएगी? एग्रीकल्चर से आएगी, इंडस्ट्रीज से तो नहीं आएगी, सर्विस से भी नहीं आएगी, कॉटन इंडस्ट्री से भी नहीं आएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है
MRTP एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस। MRTP एक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? अगर आपको MRTP की फुल फॉर्म आती है तो आप आंसर इजीली दे पाओगे। MRTP एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? मोनोपोलिस्टिक एंड रेगुलेटरी ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो मोनोपोली को रेगुलेट करना इज़ व्हाट इसके अंदर कवर होगा। दैट मीन्स मोनोपोली को कंट्रोल करना। साफ फर्स्ट ऑप्शन में ही इसमें हमें क्लियर हो रहा है कि इसका सही ऑप्शन क्या है। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे हमारी इंडिया में, किस साल आए थे? सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम LPG पॉलिसी बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं। सो ये आई थी 1991 में। सबको जनरली ये पता ही होता है, बड़ा सिंपल ये क्वेश्चन है। आई थिंक +2 लेवल पे तो बहुत इजी क्वेश्चन माना गया है। स्टिल मैंने इनको भी इन्वॉल्व किया है सो दैट जो थोड़ा कम पढ़े हैं या हर तरह के स्टूडेंट को कंसिडर करते हुए मैंने इसमें क्वेश्चंस डाले हैं सो दैट हर कोई मोटिवेट हो, जिसको नहीं आता कुछ पॉइंट्स वो पता चलें और ऐसा लगे कि हमने एटलीस्ट कुछ पढ़ा है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 वर इनिशिएटेड ड्यू टू। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे उसका मेजर कारण क्या था? राइजिंग GDP। क्या रिफॉर्म इसलिए आता है? रिफॉर्म इसीलिए आता है कि कोई प्रॉब्लम है या कुछ लैक कर रहा है, चेंज लाने के लिए आता है। अगर GDP बढ़ रही है तो रिफॉर्म लाने की क्या ज़रूरत थी? तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकेंड इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस थी। BOP की क्राइसिस, ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लग रहा है कि क्राइसिस के कारण हमारा रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। सरप्लस ट्रेड बैलेंस, दैट मीन्स हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं इम्पोर्ट से, ये भी नहीं होगा। इंक्रीज़ इन फॉरेन रिजर्व्स बढ़ रही हैं। सभी पॉजिटिव पॉइंट है, एक ही नेगेटिव पॉइंट है। और रिफॉर्म ज़्यादातर प्रॉब्लम में है या कोई क्वेरी या मतलब कोई दिक्कत हो रही है जो है हमारी इकोनॉमी में, तभी रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। तो दिक्कत वाला पॉइंट तो एक ही लग रहा है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा आप ऐसे आंसर्स निकाल सकते हो वहाँ पे। ये मेरी एक ट्रिक है, आपको मैं बता रही हूँ कि आप कैसे सॉल्व करो। सो जिनको तो आंसर पता है वेल एंड गुड, बट जिनको नहीं पता या थोड़ा आप ऐसे दिमाग लगा के भी MCQ सॉल्व कर सकते हो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस के कारण रिफॉर्म्स आए थे। नेक्स्ट आ जाएगा प्राइवेटाइजेशन। सो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? जब भी प्राइवेटाइजेशन आए आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि सेलिंग ऑफ पब्लिक शेयर टू द प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक ने प्राइवेट को अपने शेयर बेच दिए थे, दैट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट हो गई थी। सो ऐसा कुछ पॉइंट है, आप सीधा ढूंढो। इंक्रीज इन गवर्नमेंट ऑनरशिप, नो। रिड्यूस द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, नो, प्राइवेट का तो रोल बड़ा था। ट्रांसफरिंग ऑनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, येस, आ गया वही वाला पॉइंट जो मैं बोल रही थी। सो द करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइज इकोनॉमी का जुड़ना इज़ व्हाट ग्लोबलाइजेशन, येस डेफिनेटली। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, नो, फॉरेन ट्रेड तो इससे बड़ा था। इकोनॉमिक आइसोलेशन, नो, ओनली इंटरनल ट्रेड विद इन द कंट्री ही आप ट्रेड करो, क्या वो ग्लोबलाइजेशन है? नो। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो व्हाट इज़ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब ज़रूरत से ज़्यादा किसी जगह पे एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व होती है, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है? डेफिनेटली आई थिंक ये भी थोड़ा बहुत ही जर्नल क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है, क्योंकि एग्रीकल्चर ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कम लोगों की ज़रूरत है हमारे यहाँ इंडिया में, बट बहुत से लोग काम कर रहे हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन, ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एक आधा दो तीन में विचार भी हों, राइट। तो जो कि आपको ऑप्शंस देखने की भी नहीं ज़रूरत, क्या ऑप्शन है आपको ऐसे ही आंसर पता होगा, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज विच फैक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है? एजुकेशन, यस, एजुकेशन करता है। एजुकेट होंगे लोग तभी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगी अच्छे से, स्किल फॉर्मेशन होगी। ट्रांसपोर्टेशन, नो, ट्रांसपोर्टेशन से कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होंगे? पावर, लैंड, सब ऐसे ही पॉइंट्स हैं, किसी से भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म नहीं होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज एजुकेशन। नेक्स्ट कम्स टू विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट नेशनल सैम्पल सर्वे। सो नेशनल सैम्पल सर्वे कौन ऑर्गेनाइज करता है? नहीं भी पढ़ा होगा, ऑप्शंस में से ही पता लग रहा है, साफ लिखा है सामने ही, NSSO, दैट इज़ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सर्वे कंडक्ट करती है।
आप सोच रहे होगे कि ऐसे क्वेश्चन क्यों डालने हैं, बट देयर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो हर तरह का इन्वॉल्व किया है, ऐसे मोटिवेट करने के लिए भी या आपको बताने के लिए भी कि हर तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्ज़ाम में, बहुत इजी भी बहुत डिफ़िकल्ट भी। एक पेपर जो है ना, जब भी एग्ज़ामिनर सेट करता है वो एक माइंड सेट लेके चलता है कि मिक्सचर हो हर एक चीज़ का, टू इजी क्वेश्चंस भी हों, एवरेज भी हों, एक आधा डिफ़िकल्ट भी हो, सो दैट वो डिसाइड करे कि टॉपर कौन होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट। सो स्किल डेवलपमेंट इंडिया में किस स्कीम की तरफ से फोकस की जाती है। फर्स्ट है मनरेगा, दैट इज़ ये तो रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, सो ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ PMKVY, दैट इज़ प्रधानमंत्री केंद्र विकास योजना, राइट। तो ये हो सकती है विकास, विकास मतलब वही हो गया विकास योजना, तो ये अलग रही है। PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देन नेक्स्ट लास्ट आ जाएगा NRHM, ये है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, तो ये तो हेल्थ से रिलेटेड है। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें है B पॉइंट, जिसमें विकास योजना की बात की गई है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, मैंने देखा है काफ़ी सैम्पल पेपर्स में भी, तो ध्यान देना इस पर। नेक्स्ट इज़ नाबार्ड कब फॉर्म हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन है 1982 में। नेक्स्ट इज़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs, इसका मेन काम क्या है, क्यों आते हैं ये जर्नली जो है ग्रुप्स फॉर्म किए जाते हैं सो दैट रूरल एरियाज़ में अगर कोई क्रेडिट फैसिलिटी की ज़रूरत है या विमेन को किसी भी तरह की हेल्प या एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, इसीलिए ये बनाए जाते हैं। सो मीनिंग मैंने आपको बता दिया, इसी के साथ करेक्ट ऑप्शन भी आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट इज़ ऑपरेशन फ्लड किससे एसोसिएटेड है। सो जो ऑपरेशन फ्लड है दैट इज़ रिलेटेड टू वाइट रेवोल्यूशन, और वाइट रेवोल्यूशन डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। सो इस ऑप्शंस पे देखो डेयरी प्रोडक्ट कौन से हैं, मिल्क प्रोडक्शन, सो करेक्ट ऑप्शन D। ऐसे जल्दी जल्दी आपको MCQ करने, अगर कंसेप्ट क्लैरिटी है ना, MCQ में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और 20 में से 20 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, चीज़ों को ऐसे यूज़ करना, रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना ताकि आपकी फ्यूचर जनरेशन भी है जो इंजॉय कर सके हर एक तरह की चीज़ को, हर एक तरह के नेचुरल रिसोर्सेज को। तो बेसिकली चीज़ों को ऐसे यूज़ करना सो दैट हम कंजर्व करके रख सके फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सो कंजर्वेशन से रिलेटेड हमारा सेकेंड पॉइंट है, सो करेक्ट ऑप्शन B, दैट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन। नेक्स्ट आ जाएगा GDP इन इंडिया इज़ मेजर बाय। GDP कौन मेजर करता है, सेबी, नो, सेबी इज़ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज़ CSO, दैट इज़ सेंसस स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो ये थोड़ा लग रहा है। नेक्स्ट RBI, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका तो कोई काम नहीं है। नीति आयोग, नो, ये तो प्लानिंग में काम करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आ जाता है ऑप्शन नंबर B, स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑफिसर जो है वो हमारा GDP मेजर करता है इंडिया में। ऐसे क्वेश्चंस मैंने इसलिए डाले क्योंकि पता नहीं होता ना, एग्जामिनर कई बार करंट इश्यूज़ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं या कुछ ऐसे जर्नल ही पूछ लेते हैं कि आप +2 स्टैंडर्ड के हो, एटलीस्ट आपको इतना नॉलेज होनी चाहिए। सो एक आधा क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आता है योर नॉलेज बेस्ड, करंट सिचुएशन बेस्ड, करंट क्या चल रहा है, सो दैट वो देख सके कि किसको वो टॉपर में लेके आना है, राइट। टॉपर्स को निकालने के लिए ना एक क्वेश्चन CBSE ज़रूर डालता है हर एक एग्ज़ाम में, तो इस तरह के भी मैंने इसलिए कवर किए हैं। नेक्स्ट, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट मोस्ट टू इंडियाज़ GDP। आज के टाइम में इंडिया के GDP में सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो सबसे आगे हमारी आज के टाइम पे है सर्विस सेक्टर, दैट इज़ टर्शरी सेक्टर, सबसे आगे है ये। हमारी इंडिया IT सेक्टर में बहुत आगे बढ़ रही है, सो दैट्स वाई अगर टुडे का पूछा जाए तो सर्विस, अगर ब्रिटिशर्स के टाइम का पूछा जाए तो एग्रीकल्चर। ध्यान से वर्ड ज़रूर पढ़ना है, यहाँ पे जो है आपके टुडे की बात की गई है, आज की बात की गई है, राइट। सो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सर्विस सेक्टर बनेगा। नेक्स्ट, डीमोनेटाइजेशन कब आई थी, 2016 में, वेरी जर्नल क्वेश्चन। नेक्स्ट, GST कब आया था, 2017 में, अगेन वेरी जर्नल क्वेश्चन। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मतलब
जो है सेल्फ डिपेंडेंट होना, किसी पे भी जो है किसी भी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंड ना होना, दैट इज़ व्हाट आत्मनिर्भर इज़, राइट, दैट इज़ लुक रिलेटेड टू सेल्फ रिलायंस। सो करेक्ट ऑप्शन, बहुत ईजी है ये भी, बी पॉइंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, आज के टाइम पे अगर मैं बात की जाए 2023 में इंडिया का सबसे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, दैट इज़ यूएसए। अगेन मैंने फिर वही जर्नल करंट इशू या करंट फैक्टर्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, थोड़ा बहुत आप देख सकते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। सो नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया का काम क्या होगा, डिजिटल इंडिया मतलब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो जाए, सो ऐसा कुछ पॉइंट देखने को मिल रहा है, यस थर्ड पॉइंट, ई गवर्नेंस एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रिलेटेड टू डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया का मेन काम क्या है, मेक इन इंडिया इज़ रिलेटेड टू बूस्टिंग एग्रीकल्चर, increasing industrial production, promoting service sector and reducing export। सो मेक इन इंडिया का मेन काम क्या है कि हम बाहर से कुछ भी ना लेके आए, कुछ भी हम इंपोर्ट ना करें, कुछ भी हमें चाहिए, जो भी चीज़ें हमें चाहिए हम यहीं पे प्रोड्यूस करें, राइट। तो हर एक चीज़ मेक इन इंडिया हो, ये इसका मेन पर्पस है। तो डेफिनेटली बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट, दैट इज़ इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नेक्स्ट आ जाएगा रेपो रेट। सो व्हाट इज़ रेपो रेट, रेपो रेट कौन डिसाइड करता है, सॉरी क्वेश्चन आपका है कि रेपो रेट कौन देखता है। सो जो रेपो रेट है, बैंक रेट है, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आरबीआई यूज़ करती है सो एज़ टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। सो डेफिनेटली रेपो रेट कौन यूज़ करेगा और कौन इसको डिसाइड करता है, बाय द सेंट्रल बैंक, सो दैट सो एज़ टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। सो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नीति आयोग किसको रिप्लेस करके आया है, नीति आयोग रिप्लेस करके आया है प्लानिंग कमीशन को, क्योंकि नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन था। नेक्स्ट, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, इंडिया में लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कौन है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे जॉब्स क्रिएट की जाती है, मतलब कहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। अभी हमने बात की कि एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, ज़रूरत से ज़्यादा लोग उसमें काम कर रहे हैं। सो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बताना है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स देखने को मिल रही हैं। एज़ पर हमारे इंडियन इकॉनमी की बात करें तो इसका आंसर हम एग्रीकल्चर ही लेते हैं कि एग्रीकल्चर को जो है लार्जेस्ट एम्प्लॉयर माना गया है, क्योंकि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करते हैं और हर एक तरह का लोग, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे नहीं पढ़ा लिखा, वैसे तो जनरली अनएजुकेटेड लोग ही एग्रीकल्चर में आते हैं जो रूरल एरियाज़ में होते हैं, रूरल एरियाज़ एज ज़्यादा प्रोपोर्शन में हमारे पास, तो दैट्स वाई इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है एग्रीकल्चर। सो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यूज़, कुछ मैंने क्विक फटाफट करवाए हैं सो दैट एक क्विक रिवीजन भी हो जाए, थोड़ा माहौल बन जाता है पढ़ने का। मतलब एक हम एमसीक्यू अगर कर लेते हैं, और मैंने पहले ही बोला एमसीक्यू आप करना होली वाले दिन, राइट। तो ऐसे ही मैं कुछ और एमसीक्यू इंडियन के अगेन ले आऊँगी और मैक्रो के भी कुछ एमसीक्यू लेके आऊँगी मैं ज़रूर। सो स्टे ट्यून, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग ऑलवेज।